अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डेटाबेस सिस्टम के सेकंड लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने डेटाबेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी किया, जिनमें हमने देखा कि डेटाबेस डेटा क्या है, उसको हैंडल करने के लिए अप्रोचेस कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, फाइल हैंडलिंग और डेटाबेस सिस्टम्स। और उनमें से जो पहली अप्रोच है फाइल हैंडलिंग, उसको हमने डिटेल से देखा कि एक्सेल जैसे प्रोग्राम्स की सूरत में अगर डेटा मैनेज किया जाए तो इन फॉर्म ऑफ फाइल्स होता है, और इसी अप्रोच को हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग। बहुत पॉपुलर रही पुराने वक्त में जब से कंप्यूटर्स ने अपना आगाज़ किया है, और आज तक डिफरेंट ऑफिस में, ऑलमोस्ट एवरी ऑफिस में फाइल हैंडलिंग अप्रोच के ज़रिए फाइल डेटा जो है वो हैंडल किया जा रहा है। उसके हमने एडवांटेजेस भी देखे, डिसएडवांटेजेस भी देखे। फाइल हैंडलिंग में डेटा मैनेज करना आसान है, उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है, एक लेमैन बड़ी आसानी के साथ उसको मैनेज कर सकता है। प्रोग्राम को बहुत डीपली जानना ज़रूरी नहीं है, रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है, डेटा को शेयर किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ फाइल्स। आप मेल्स कर लें या वैसे रिमोटली एक्सेस कर लें, तो इस तरह से डेटा शेयरिंग जो है वो भी बहुत कन्वीनियंटली आसानी से हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ हमने कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी देखे, और डिसएडवांटेज हमने ये देखा था कि फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से डेटा इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी के इशू आ जाते हैं। डेटा एक्यूरेसी को इंश्योर करना, मेंटेन करना वो मुश्किल हो जाता है। और साथ ही जब रिमोटली एक्सेस की सहूलत दे रही है फाइल हैंडलिंग अप्रोच, देन उसमें जो मल्टीपल अगर एक्सेसेस आ जाती हैं, यानी मल्टीपल पर्सन्स डिफरेंट जगहों से या डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करते हैं, तो फाइल हैंडलिंग अप्रोच में उस कंकरेंसी, जो कंकरेंट एक्सेसेस आ रही हैं, उनको कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं है। उसकी वजह से डेटा इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, यानी वो वायलेट होती है, उसमें इश्यूज आ जाते हैं। डेटा जो अपडेट्स होती हैं वो मिसमैच्ड होती हैं या लॉस्ट हो जाती हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको हम इस कोर्स के आगे डिटेल में देखने वाले हैं। इन शॉर्ट कि फाइल हैंडलिंग सिस्टम के कुछ इश्यूज भी हैं, अगर फ़ायदे हैं तो इश्यूज भी हैं। इस वजह से फिर उससे बेहतर अप्रोच को अपनाया गया कि इन इश्यूज को ख़त्म करने के लिए, ऑफसेट करने के लिए एक नई अप्रोच का सहारा लिया गया या उसको अपनाया गया, और वो है डेटाबेस सिस्टम। अब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह ये देखने वाले हैं कि डेटाबेस क्या है, और उसके साथ डीबीएमएस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और डीबीएमएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस बुनियादी तौर पे डिफाइन की जाती है कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन टिपिकली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हैं या जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ फाइल्स, वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड क्या चीज़ है, इसको ज़रा हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं। सपोज आप एक एड्रेस देखते हैं, मिस्टर मोहम्मद असलम सन ऑफ अली अहमद, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर। ये किसी एनवेलप पे लिखा हुआ है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम कहेंगे कि दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड कैसे?
इसमें आप देखें कि जो नेम है उस प्रोफेसर का या लेक्चरर का, वो और जो उसकी वल्दियत है और जो उसका डेजिग्नेशन है और वो कहाँ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, यूनिवर्सिटी का सिटी कौन सा है या किस सिटी में वो यूनिवर्सिटी है, वो सारी इकट्ठी है। इनके दरमियान कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई इम्तियाज नहीं है, हमें नहीं पता चल रहा यहाँ से कि सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये इसका डिपार्टमेंट है, ये सिटी है। यहाँ पे हमें वो पूरा जो ढांचा है उसका, ये गोल मोल सा हमें वो नजर आ रहा है, उसके स्ट्रक्चर की वजाहत नहीं है यहाँ पे। अब अगर आप इसके कंपोनेंट्स अलग अलग कर दें, कैसे? आप इसको यूं लिखें, नेम क्या है, मोहम्मद असलम है, उसका फादर नेम क्या है, अली अहमद है, डेजिग्नेशन उसका क्या है, लेक्चरर है, डिपार्टमेंट क्या है, कंप्यूटर साइंस है, यूनिवर्सिटी क्या है, कौन सी है, सुपीरियर है, सिटी लाहौर है। अब आपने देखा कि वही इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी एक कंबाइंड फॉर्म में थी, इकट्ठी थी, गो उसमें ये कंपोनेंट्स थे मगर अलग अलग हमें नहीं पता था। तो डेटा को उस शक्ल से रिप्रेजेंट करने को हम कहते हैं कि दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। आमतौर पे फाइल्स में आपको यही अनस्ट्रक्चर्ड तरीका ही नजर आता है। आप वर्ड में देख लें, आपने अक्सर सीवीज देखी होंगी, अक्सर एड्रेसेस देखे होंगे, अक्सर इंफॉर्मेशन देखी होगी कि वो सारी अनस्ट्रक्चर्ड होती है। अब उसमें से कुछ ढूंढना हो, उसमें से कुछ कैलकुलेशन करनी हो, कुछ वो सारा मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसी तरह से अगर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो कि फलां स्टूडेंट है, फलां उसका एड्रेस है, फलां उसका ब्लड ग्रुप है और फलां इतने मार्क्स हैं और फलां सब्जेक्ट के इतने मार्क्स हैं, फलां सब्जेक्ट के इतने मार्क्स हैं, फलां सब्जेक्ट के इतने मार्क्स हैं। अब वो एक जगह पे और अंदाज से लिखा हो सकता है और दूसरी जगह पे वही चीज और अंदाज से लिखी हो सकती है। मसलन इसी को अगर आप लें तो हो सकता है कि यही एड्रेस किसी और जगह पे आप देखें तो वो किसी और का किसी और फॉर्मेट में एड्रेस होगा। हो सकता है कि सिटी सबसे पहले लिखा हो या यूनिवर्सिटी सबसे पहले लिखी हो और उसके बाद उसके डिपार्टमेंट का नाम हो और फिर एंड पे उसका डेजिग्नेशन हो। यानी ये डिफरेंट अंदाज से वो इंफॉर्मेशन जो है कंबाइन हो सकती है, अलग अलग कंपोनेंट्स अगर उसमें नहीं है तो। अब अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन यूं समझ लें कि एक ढेर है, उस ढेर में से आपने कोई चीज ढूंढनी है, अलग अलग करनी है, तो बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी आपको कि अलग अलग अगर नहीं लिखा हुआ, इकट्ठा एक सेंटेंस की सूरत में लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट है, ये वल्दियत है, इतने मार्क्स हैं, ये ब्लड ग्रुप है, वगैरह वगैरह। अब वो 100 रिकॉर्ड हैं, बेतरतीब लिखे हुए हैं। तो अब आपसे मैं ये पूछूं कि अच्छा इसमें से मुझे ढूंढ के बताओ जी, इस ग्रुप ब्लड ग्रुप के कितने स्टूडेंट हैं और कौन कौन से हैं। यकीनन उसमें से ढूंढना मुश्किल है। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि अच्छा मुझे ये बताएं कि जी इस सब्जेक्ट में टोटल कितने मार्क्स लिए हैं बच्चों ने, चूंकि वो आगे पीछे होंगे, आपके लिए ढूंढना और उनको फिर कैलकुलेट करना ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है। कर तो लेंगे आप, बट मुश्किल होगा। लेकिन अगर डेटा यूं तरतीब है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, नाम हो, फादर नेम हो और आगे इसी तरह से कॉलम्स की शक्ल में सब्जेक्ट 1 हो, सब्जेक्ट 2 हो, सब्जेक्ट 3 हो, सब्जेक्ट 4 हो और उनके मार्क्स हों, तो यकीनन आपके लिए वो मार्क्स कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होगा। वो पहले की तरह टफ नहीं होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। सो जो फाइल हैंडलिंग अप्रोच है वो डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में स्टोर करती है, जबकि जो डेटाबेस है उसके उस फॉल्ट को हिट किया है, इसने उस फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया है कि असल प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है। उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए उसने डेटा को फिर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में
स्टोर करने का अंदाज अपनाया है। तो यहाँ जो डेटाबेस की डेफिनेशन आ रही है उसमें स्ट्रक्चर्ड होने का मतलब यही है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो अनस्ट्रक्चर्ड नहीं होती बल्कि स्ट्रक्चर्ड होती है। कंपोनेंट्स अलग अलग उसके एट्रीब्यूट्स और उनके अगेंस्ट जो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। यहाँ पे डेटा और इंफॉर्मेशन जो है इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा और इंफॉर्मेशन में कोई खास फर्क नहीं समझा जाता, एक ही सेंस में दोनों यूज होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड डेटा भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। अब उसके बाद है ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। अब सिर्फ यही बात नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड हो गया डेटा तो अब उसको जैसे मर्जी रखते नहीं, बल्कि उसको ऑर्गेनाइज तरीके से स्टोर किया जाता है। फाइल्स अमूमन सिस्टम में पड़ी होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग फाइल्स को मैनेज करने के लिए कोई प्रॉपर वे नहीं यूज करते। अगर उनसे कहा जाए कि फलां फाइल मुझे अभी चाहिए, तो वो हो सकता है कि 2 मिनट सोचें कि अच्छा वो फाइल मैंने कहाँ रखी थी, या फलां ड्राइव पे इधर उधर ढूंढते रहें, और हो सकता है उन्हें याद आ जाए, हो सकता है सर पैर मारें तो ढूंढ भी लें। लेकिन दूसरा बंदा जिसने अपने डेटा को एक मुनज़्ज़म अंदाज से स्टोर किया होता है, कि सपोज मेरा जो स्टडी का मटेरियल है वो मैंने रखना है डी ड्राइव पे, और मेरे जितनी भी दूसरी पिक्चर्स वगैरह हैं, मूवीज हैं, वो मैंने रखना है ई ड्राइव पे। अब जब भी उसने कोई चीज सेव करनी होगी, आपके डेटाबेस सिस्टम के कुछ नोट्स हैं, तो जाहिर है वो जाएगा पहले डी ड्राइव पे। डी ड्राइव के अंदर वहां पे वो सब्जेक्ट्स उसने लिख लिए कि अच्छा मेरा डेटाबेस कोर्स और मेरा ये फलां ऊप कोर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम है। अच्छा, उसके बाद अब जो नोट्स डेटाबेस सिस्टम्स के हैं वो उसने डेटाबेस वाले फोल्डर में रखे। अब देखें, अब वही डेटाबेस का जो जब भी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो अब उसके लिए ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। उसे पता है कि मैंने हमेशा जो स्टडी से रेलेवेंट मटेरियल है वो डी ड्राइव पे रखा है, ना सी ड्राइव पे जाएगा ना ई ड्राइव पे वो ढूंढेगा, वो डायरेक्ट जाएगा डी ड्राइव पे। उसके बाद आगे फर्दर सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अब चूंकि डेटाबेस के नोट्स ढूंढने हैं तो इसलिए वो डेटाबेस ही के फोल्डर को ओपन करेगा, और अगर उसके अंदर फर्दर उसने अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं कि ये मेरे टेक्स्ट में नोट्स हैं और ये मेरे वीडियोस हैं और ये मेरे कुछ एग्जाम्स के रेलेवेंट डेटा है उस डेटाबेस के अंदर, तो इस तरह से एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई कि डी ड्राइव के बाद डेटाबेस कोर्सेज या स्टडी, और स्टडी के बाद डेटाबेस कोर्सेज, डेटाबेस के अंदर फर्दर अगर उसने और कुछ फोल्डर्स बनाए हुए हैं, तो यूं इस तरह से स्टोर करना डेटा को, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। अब देखें, लाइब्रेरी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन की बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। आप कॉलेज की लाइब्रेरी में जाएं या यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में, वहाँ पे हज़ारों बुक्स पड़ी हैं, लेकिन आपको जो बुक चाहिए वो आप ज़रा सी तवज्जो के साथ अगर सोचें, आप फ़ौरन उस मुतलका बुक तक पहुँचेंगे। आपको डेटाबेस की बुक चाहिए, ज़ाहिर है आप सबसे पहले जाएंगे और लाइब्रेरियन के पास जो कैटेगरीज होंगी आप उसको देखेंगे। अच्छा, कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी की बुक्स इधर पड़ी हैं। अब आप जितनी भी बाकी बुक्स सब्जेक्ट की बुक्स हैं वो सारी एक तरफ हो गई। अब आपका फोकस सिर्फ होगा कंप्यूटर साइंस की तरफ। अच्छा, हो सकता है कि अगर अच्छे अंदाज से वो स्टोर हुई हैं तो कंप्यूटर साइंस का एक शोबा बन गया, आप उसमें चले गए। अब वो सैकड़ों जो कैबिनेट्स हैं उनमें से सिर्फ आपको 5-6 देखनी है कि अच्छा ये डेटाबेसेस के कोर्सेज की बुक्स हैं, ये प्रोग्रामिंग की हैं, और ये कुछ और किसी सब्जेक्ट की हैं।
अब डेटाबेसेस की चूंकि आपने बुक ढूंढनी है तो सिर्फ उन सारी अलमारियों में से या कैबिनेट्स में सिर्फ एक अलमारी अब पीछे रहेगी जिसे आपने देखना है। अब उसके अंदर भी फर्दर अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, लेवल्स हों, तो भी आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। हो सकता है कि वहाँ पे ऑथर वाइज हों या ईयर वाइज हों या किसी और अंदाज से फर्दर अरेंजमेंट हो। बहरहाल आपने देखा कि वहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरतीब है, उसने आपको मुतलका बुक ढूंढने में आसानी मुहैया की। यही वजह है कि डेटाबेसेस जो हैं वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में, ताकि डेटा को दोबारा जब ढूंढना है तो वो आसानी हो, उसमें कोई चेंजेस लानी है तो भी आसानी हो। तो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन ये होती है डेटाबेस में। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ये तो आप रजिस्टर्स पे भी कर सकते हैं। इसके लिए अगली बात यह है कि डेटाबेस की जो टर्म यूज होती है वो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस के हवाले से है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ये डेटा हो और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में डेटा होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। सो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा स्टोर हो या इंफॉर्मेशन स्टोर हो, और हो भी कैसे, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, और हो भी स्ट्रक्चर्ड, देन दिस इज कॉल्ड अ डेटाबेस। अब होपफुली डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब जरा इसको और थोड़ी सी डिटेल से देखते हैं कि डेटाबेस जो है, ठीक है, उसके अंदर तो डेटा आ गया एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। अब उसके ऊपर हमें काम भी करने हैं, उसको एक्सेस भी करना है। रीड यानी जिसको रीड ऑपरेशन कहते हैं, हमने जो डेटा पढ़ा है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इन फॉर्म ऑफ डेटाबेस, वो अपने तौर पे यकीनन किसी फायदे के लिए है ना, बाद में उसको हमने यूज करना है। क्योंकि कहा यह जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे जो वैल्यूएबल एसेट होता है, द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, सरमाया, वो उसका डेटा होता है। तो ऐसे तो नहीं होगा कि डेटा एक बार स्टोर किया हट के उसको यूज ही नहीं करना या उसको एक्सेस ही नहीं करना। यकीनन डेटा जो है वो एक्सेस होता है। आप अपनी एग्जांपल देखें, शुरू में आप जब आए, आप यूनिवर्सिटी में आपकी रजिस्ट्रेशन हुई, अब आपने नेक्स्ट एग्जाम दिया, एग्जाम का डेटा गया यूनिवर्सिटी के पास, अच्छा इस सब्जेक्ट के इतने मार्क्स हैं, इस सब्जेक्ट के इतने हैं, इसके इतने हैं। उसके बाद पहले सेमेस्टर का रिजल्ट चला गया, सेकंड का चला गया, थर्ड, फोर्थ, और जब एंड पे आपका वो कोर्स कंप्लीट हुआ, अब पिछले सारे सेमेस्टर्स का डेटा जो है वो कंपाइल होगा और आपकी एक फाइनल सीजीपी बनेगी, फाइनल परसेंटेज बनेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में डेटा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि उसने बाद में फ्यूचर में यूज़ होना होता है और उससे कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इदारे को चाहिए जो उसके जो कंसर्न पर्सन्स हैं उनको सेटिस्फाई करते। जैसे आपका अगर रिजल्ट 8 सेमेस्टर बाद, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो, या 4 सेमेस्टर का अगर आपका कोर्स है, कंप्लीट होने पे आपको बताया जाए जी आपका तो रिजल्ट ही हमारे पास नहीं है, ओहो आपका रिजल्ट जो है वो तो लॉस्ट हो गया। अब देखिए आपकी क्या सूरत हाल होगी। यकीनन आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, और यूनिवर्सिटी को गालियां तो नहीं कहूँगा, बट यूनिवर्सिटी के ऊपर आपका एतमाद जो है वो उठ जाएगा। तो कोई भी इदारा हो, जब तक उसके डेटा को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया जाएगा, तब तक उसके कंसर्न्ड पर्सन्स का एतमाद उस पर नहीं रहेगा। सो इसलिए डेटा जो है उसके लिए मोस्ट वैल्यूएबल एसेट होता है, और उसके ऊपर पूरी कोशिश की जाती है कि वो हर सूरत में डेटा जो है वो एक्यूरेट रहे। अब ये डेटा चूंकि बाद में एक्सेस होना है, फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़नी है, तो ये फ्यूचर में एक्सेस करने के लिए कोई एप्लीकेशन यूज़ की जाएगी। जैसे अगर आपका रिजल्ट
आपको चाहिए तो यकीनन आप अगर वो वेबसाइट पे है तो आप कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे और उसके ज़रिए रिक्वेस्ट भेजेंगे और वो डेटा आप तक पहुँचेगा। तो वो ब्राउज़र जो है एक ऐप है। अच्छा, अब वो ऐप आम तौर पे अगर आप फाइल हैंडलिंग अप्रोच को देखें तो आपने विदाउट एनी फर्दर सॉफ्टवेयर आपने एक्सेल को ओपन किया और उसमें काम करना शुरू कर दिया। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल दी। अब वो सॉफ्ट जो आपने डेटा एक्सेस किया उसमें तब्दीलियां भी कर दी, आपको कोई पूछने वाला नहीं था। उसमें अगर कोई आपने गलत चेंजेस कर दिए तो भी एक्सेप्टेड है। तो ये चीज़ जो है ये आप एक फ्लॉ समझ सकते हैं, एक यूं कह लें कि उसमें कमी समझ सकते हैं आप फाइल हैंडलिंग सिस्टम में कि वो डायरेक्ट एक्सेस दे देती है ऑन डेटा। आप डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। गो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ईज है, कंफर्ट है, सहूलत है। लेकिन यही सहूलत उल्टी पड़ जाती है जब आप देखते हैं कि मल्टीपल एक्सेसेस हों तो वही डेटा करप्ट हो सकता है। डेटा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं रहता। वो डिफरेंट लोग जब उसको एक्सेस करते हैं तो उसमें इश्यूज जन्म लेते हैं। तो डेटाबेस सिस्टम में या डेटाबेस अप्रोच में यूजर या एप्लीकेशन जो उसको एक्सेस कर रही है डेटा को, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं दी जाती टूवर्ड्स डेटाबेस। डेटाबेस और यूजर के दरमियान एक मिडल लेयर और बनाई गई है जो कि डीबीएमएस कहलाती है। अब डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका काम एक्चुअली ये है कि यूजर और डेटाबेस के दरमियान एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करे। यूजर या एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस ना करे, बल्कि जब भी एक्सेस हो वो थ्रू डीबीएमएस हो। अब इस सिनेरियो में होता यह है कि यूजर या एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस करता है डीबीएमएस को, अपनी रिक्वेस्ट डीबीएमएस को भेजता है और डीबीएमएस जो है वो आगे वो जो भी उसकी रिक्वेस्ट है उसको डेटाबेस के ऊपर प्रोसेस करके वहां से जो रेस्पॉन्स है वो जनरेट करके वापस एप्लीकेशन या एप्लीकेशन को देता है, जो भी रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशन है। तो इस तरह से दो फायदे हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि डायरेक्ट एक्सेस जो है वो नहीं रही। डायरेक्ट एक्सेस ना होने की वजह से अब उस पे जो कंट्रोल है वो बढ़ गया है डेटा के ऊपर। दूसरा फायदा कंकरेंसी कंट्रोल। अब मल्टीपल अगर यूजर्स या मल्टीपल एप्स एक्सेस करती हैं देन डीबीएमएस पहले उनको मैनेज करेगा और फिर एक अपने हिसाब से मुतलका डेटाबेस को वो उसकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा या जो भी उसने करना है अब अपनी जिम्मेदारी या अपनी निगरानी में करेगा। इससे फिर जितने भी मसाइल हमने पीछे डिस्कस किए फाइल हैंडलिंग के, जिसमें इनकंसिस्टेंसी थी, इंटेग्रिटी के इश्यूज थे, रिडंडेंसी के इश्यूज थे और एक्सेस के इशू थे, वो सारे के सारे डीबीएमएस की मौजूदगी में ऑलमोस्ट वैनिश हो गए, ख़त्म हो गए। तो इस तरह से ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये जो एक बना है, ग्रुप सा बना है इन तीन चीज़ों का, जिसमें डीबीएमएस एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। इससे एक ऐसा सिस्टम वजूद में आया जिसने हमें डेटा को पहले से बेहतर अंदाज में मैनेज करने की सहूलत दी और डेटा को एट अ टाइम मल्टीपल एक्सेसेस करने की भी सहूलत दी और डेटा के अंदर जो इश्यूज आ रहे थे उनको भी ख़त्म करके हमारे लिए डेटा का यूज़ इंतहाई आसान बना दिया। अब डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की वर्किंग को समझने के बाद, जो कि अभी जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन लिया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से देखने वाले हैं। इसके बाद अब हम अपने कोर्स का जो टाइटल है उसको समझने के काबिल हुए कि डेटाबेस सिस्टम जो है
वो क्या चीज़ें हैं? डेटाबेस सिस्टम बुनियादी तौर पे इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर देने का नाम है कि डीबीएमएस और डेटाबेस इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो ओवरऑल ये जिनका कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड डेटाबेस सिस्टम। तो गोया जब भी हम डेटाबेस सिस्टम कहेंगे तो उससे मुराद ये दोनों का एक हसीन इम्तजाज बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये मुराद होगा। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो उर्फ़ आम में इस्तेमाल होने लगती हैं। उर्फ़ आम में जो अब इस्तेमाल होने वाली टर्म है वो डेटाबेस सिस्टम की वजह डेटाबेस ही है। यानी आप अक्सर लोगों को ये कहते सुने होंगे जी ये मैंने डेटाबेस बनाई है या डेटाबेस में बनवाई है, ये काम कर रही है मेरे सिस्टम में या मेरे इदारे में, डेटाबेस पे काम हो रहा है जी। तो ये डेटाबेस के ज़रिए काम हो रहा है। तो उससे मुराद एक्चुअली डेटाबेस सिस्टम होता है कि उसमें डेटाबेस तो वो है जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को होल्ड कर रही है, जो स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा है, और उसको मैनेज करने के लिए जो साथ सॉफ्टवेयर है जिसको हम डीबीएमएस कह रहे हैं, उनकी मुराद एक्चुअली ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको बोल वो सिर्फ डेटाबेस रहे होते हैं। ये पिक्चर जो है अपने तौर पे मुकम्मल डेटाबेस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है। यकीनन आप समझ सकते हैं इसमें डायरेक्ट एक्सेस जो है डेटाबेस की तरफ नहीं है। जब भी ये 3 यूज़र इस वक़्त एक्सेस कर रहे हैं, तो ये पिक्चर आपको दिखा रही है कि डीबीएमएस के पास पहले रिक्वेस्ट जाएगी, वो चाहे जिस सिस्टम से भी हो, ए, बी, सी व्हाट्सएवर, वो सबसे पहले जाएगी डीबीएमएस के पास, डीबीएमएस उसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद उसको एनालाइज़ करेगा, अच्छा ये क्या कहता है, इसकी रिक्वेस्ट क्या है, और फिर फर्दर और भी कई चीज़ें हैं जो हम आगे डिटेल से देखेंगे कि और फिर उसके बाद उस रिक्वेस्ट को फर्दर आगे डेटाबेस के ज़रिए फुलफिल करेगा। यानी डेटा से सपोज़ इसे डेटा चाहिए जो मैंने फलां स्टूडेंट के मार्क्स मालूम करने हैं, तो डीबीएमएस पहले तो उससे रिक्वेस्ट लेके देखेगा कि अच्छा ये इसकी जो रिक्वेस्ट है ये सही भी है कि नहीं? क्या मेरे पास जो इसकी रिक्वेस्ट आ रही है उससे रेलेवेंट डेटा है भी कि नहीं, स्टूडेंट का डेटा है भी या नहीं। मेरे पास तो हो सकता है एम्प्लॉयज़ का डेटा है, डीबीएमएस के पता होता है। अब अगर वो स्टूडेंट का डेटा रिक्वेस्ट कर रही है या कर रहा है तो फिर यकीनन वो वहीं से उसको बता देगा कि भाई मेरे पास जो है आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर वो डेटा एग्जिस्ट करता है तो फिर वो डेटाबेस के अंदर से वो डेटा रिट्रीव करके, रिट्रीव मीन निकालना, वहां से फेच करके वहां से निकाल के उसको रिस्पॉन्स की सूरत में मुतलका जो भी यूजर है जो भी रिक्वेस्ट भेज रहा है उस तक पहुंचाएगा। और फिर यहाँ पे कंकरेंसी कंट्रोल भी समझ आ जाता है कि अब जितने भी यूजर हों वो अगर एट अ टाइम एक्सेस करते हैं तो डायरेक्ट तो डेटाबेस पे एक्सेस है ही नहीं, वो थ्रू डीबीएमएस है। इसलिए डीबीएमएस जो है उसको कंट्रोल करेगा और यूं कंकरेंसी कंट्रोल की जो जितनी भी जिम्मेदारी है वो पूरी की पूरी डीबीएमएस परफॉर्म करेगा, और डेटाबेस जो है वो जस्ट एक डेटा अलग से पड़ा है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, उसके ऊपर कुछ अनवांटेड चेंजेस जो हैं वो आने ही नहीं देगा। यूं समझ लें कि एक निगरान है, एक पहरेदार है डीबीएमएस, जो कि एक कीमती मता है डेटाबेस जिसकी हिफाजत कर रहा है। हर आने वाली रिक्वेस्ट को खुद अपने तर्ज से देख के, जैसे कोई बादशाह का वजीर जो है बादशाह तक डायरेक्ट कोई चीज़ जाने ही ना दे, पहले खुद चेक करे और उसके बाद उसको आगे उससे रिक्वेस्ट करके जो भी उसका आंसर लेना है वो लेके वापस दे। तो यूं ये एक मैकेनिज्म जो है वो चलता रहता है, और यूं डेटाबेस सिस्टम जो है वो जितने सारे फ्लॉज हमने पीछे देखे फाइल हैंडलिंग के अंदर, उन सभी को अब ख़त्म करके एक नई अप्रोच देता है जिसमें डेटा को इंतहाई एफिशिएंट अंदाज से हैंडल भी किया जाता है, और उसमें यूज़र के लिए भी आसानी है कि उसका डेटा जो है उसको प्रॉपर तरीके से मिलता है और इन टाइम मिलता है, क्विकली मिलता है।
और डेटा के अंदर कोई मिसमैचिंग नहीं आती, इंटेग्रिटी मेंटेन होती है। तो इस तरह से डीबीएस सिस्टम जो है वो जन्म लेता है, ये वजूद में आता है। और जितने भी हमारे रियल टाइम में सिस्टम यूज़ हो रहे हैं डेली लाइफ में, वो इसी अंदाज के तहत वर्क कर रहे हैं। और यही वजह है कि डेटाबेस सिस्टम्स जो हैं वो अब रिप्लेस कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग सिस्टम्स को। अक्सर जो है अब इदारे जो हैं वो अक्सर छोटी-छोटी शॉप्स वाले जो ओनर्स हैं वो चाह रहे हैं कि हम डेटाबेस अप्रोच को अपनाएं। अब उन्हें इसकी अफादियत का अंदाज़ा हो गया है। अक्सर जो है डेवलपर्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट या उनसे बिल्ड ली जाती हैं और उनसे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डेवलप करवाए जाते हैं डेटाबेस सिस्टम्स के। इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। और हर स्टूडेंट को, अगर वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, मैं समझता हूँ कि डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।